हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल के द्वारा, यानी मेरा YouTube चैनल है एडुनेशन, जहाँ पे 2025 में बैठने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर लेके आएंगे। 10th का बैच CBSE के लिए जो है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, शुरू से लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलते, सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये अपना चैप्टर का नाम है। तो जब चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे और केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अभी से आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे चेंजेस। तो दो टाइप के जो चेंजेस थे, एक था फिजिकल चेंज और एक था केमिकल चेंज। दो टाइप के चेंजेस हम लोग बच्चों ने पढ़े थे, एक था फिजिकल चेंज और एक पढ़े थे केमिकल चेंज। तो जो भी केमिकल चेंज था, यही केमिकल चेंज का अभी हम लोग नाम अपग्रेड करके पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। यानी जहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स वहां पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो अब देख लेते इसका डेफिनेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? एक सिंपल सा डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का कि ऐसा प्रोसेस जहां पे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस केमिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और नए सब्सटेंसेस बनाएंगे नए प्रॉपर्टीज के साथ। यहां पे डेफिनेशन में साफ क्लियर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ऐसे सारे प्रोसेस जहां पे न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं और नए नए प्रॉपर्टी के नए सब्सटेंसेस बनेंगे, वो सारे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाएगा? तो उस सारे चेंजेस को या उस सारे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल से, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे हम लोग अगर किसी भी चीज को बर्न किए, अगर कोई फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर फ्यूल को क्या किए, बर्न कराते हैं, मान लेते हैं किसी फ्यूल को। अब ये फ्यूल को जब हम लोग बर्न कराते हैं, तो फ्यूल बर्न होने के साथ साथ नए नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कराता है। तो इसी प्रोसेस को जहां पे नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। मेरे ख्याल से केमिकल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिए हैं जो अपने एनसीईआरटी का फेवरेट एग्जांपल है। एनसीईआरटी 7th में है, एनसीईआरटी 8 में, एनसीईआरटी 10th में सेम एग्जांपल है। किसकी बात किया गया यहाँ पे? यहाँ पे बात किया गया मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, जो लैब में रिबन के फॉर्म में मिलता है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, इट बर्न्स विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये पूरा डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ चलता है, ठीक है, एंड फॉर्म्स व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम जल जाता है, ठीक है, तो एक व्हाइट पाउडर बनाता है जिसको कहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम in air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction। ये जो मैग्नीशियम रिबन लाया, मैग्नीशियम रिबन को एयर के हेल्प से जलाया गया, ये जो पूरा प्रोसेस है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जलने के बाद तो नया सब्सटेंसेस बनाया। कौन से सब्सटेंसेस है? तो नए सब्सटेंसेस का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नया सब्सटेंसेस बना, ये न्यू सब्सटेंस है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। कोई भी प्रोसेस जहां पे न्यू सब्सटेंसेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, उस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग, हमारे बॉडी में होता है फूड का रिस्पिरेशन होता है,
तो रिस्पिरेशन में भी क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका बर्निंग होता है, फिर बर्निंग होकर एनर्जी रिलीज करता है, फिर बहुत सारे नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन कैसे, हजारों एग्जाम्पल अपने पास मिल सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से समझने से पहले ये दो वर्ड को हम लोग समझ लेते हैं, एक है रिएक्टेंट और एक है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। पिछला स्लाइड में हम लोग पढ़े कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम जब जलेगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन किया। तो जब भी कंबाइन होता केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, ऑक्सीजन। जो भी सब्सटेंसेस कंबाइन किया है उसको एक साइड में लिखेंगे बीच में प्लस साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस साइन डाला गया, इसका मतलब दोनों सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन किया। और कोई सब्सटेंस नहीं था तो अब यहाँ पे एक लगाएंगे एरो, एक एरो लगा दी। अब कुछ बना होगा तो क्या बना था, बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वो जो पूरा प्रोसेस था, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाए, मैग्नीशियम रिबन जला, जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। अब उस प्रोसेस को हम लोग क्या किए हैं, वर्ड के फॉर्म में लिख दिए। मैग्नीशियम पार्टिसिपेट किया, फिर ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया, इसको लेफ्ट साइड में लिखे, फिर बीच में एरो लगाया, फिर जो बना उसको इस वाले साइड में लिखे। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। अब समझते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में भाग लिया था, ये वाला पार्ट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए थे, तो इसको बोला जाएगा रिएक्टेंट। इसको बोला जाएगा रिएक्टेंट। अब कॉम्बिनेशन के बाद, पार्टिसिपेशन के बाद जो बना, जो सब्सटेंसेस बना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहां से डेफिनेशन क्लियर है रिएक्टेंट का, द सब्सटेंसेस दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट का है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लेते मेरे पास यहां पे कार्बन है, सपोज कार्बन है, इस कार्बन को जला दिए किसमें, ऑक्सीजन में। तो ये दोनों पार्ट यहां से यहां तक क्या बना, ये बना रिएक्टेंट। अब जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इस वाले पार्ट को बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर है। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है। क्या बोले थे, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। मैंने आपको बताया था जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से पूरा डिफरेंट होता है। यहीं पे लिखा गया, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट। यानी जो प्रॉपर्टी रिएक्टेंट का होगा उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी पूरा अलग होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, और इन अ केमिकल रिएक्शन सम ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड सम न्यू बॉन्ड फॉर्म। इन तीनों लाइन का हम लोग मतलब समझते हैं, ये तीनों पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। तो पिछले एग्जांपल में मेरे पास मैग्नीशियम था, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था। ये रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है मैग्नीशियम, ये सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो कैसा बना, वो बना सॉलिड फॉर्म में। जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा
ये पूरा मैग्नीशियम से भी अलग होगा और ऑक्सीजन से भी अलग होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ। अब ये क्या बना देगा, ये बना देगा सॉरी हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, ये बना देगा वाटर। अब हाइड्रोजन है गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन भी है गैस के फॉर्म में, ये जो वाटर भी बना ये जनरली हम लोग लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अब ये वाटर का प्रॉपर्टी ना तो ऑक्सीजन से मैच करेगा ना ही हाइड्रोजन से मैच करेगा। ये प्रोडक्ट बना, दिस इज प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। तो पहला पॉइंट यही कह रहा था, ठीक है। अब कह रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। कैसे? तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ेंगे तो इस वाले पॉइंट को वहाँ पे अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ये दोनों पॉइंट को। फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, होता यह है कि सपोज कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन ऐसे रहता है, इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रहता है, ठीक है। फिर इसी तरह से हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रहता है। जब दोनों का रिएक्शन कराए, दोनों क्या करें रिएक्शन कराए, तो क्या बना लेता है, यह बना लेता है H2O। कैसे बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, तो नए तरीके का बॉन्ड बना। तो पहले हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके था, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके था, लेकिन अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के एटम के साथ कंबाइन हुआ है। एटम चेंज नहीं हुआ, एटम का सिर्फ अरेंजमेंट अलग हो गया, ठीक है। यही है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरा हाइड्रोजन के साथ। तो यही कह रहा था ये दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, इन अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। अगर ये क्लियर नहीं भी हुआ है तो जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स है केमिकल रिएक्शन का। डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हमको केमिकल रिएक्शन का मिलेगा, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे आयरन के ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये मॉइस्ट एयर के साथ, किसके साथ, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करता है और ये बना देता है रस्ट। जैसे कोई भी लोहा का सामान बरसात के दिन हम लोग रखते हैं तो उसके ऊपर रस्ट आके जमा हो जाता है। क्यों हुआ जमा उसमें? क्योंकि आयरन रिएक्शन किया किसके साथ, मॉइस्ट एयर के साथ, और बना दिया रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और भी एग्जांपल, तो दूसरा है बर्निंग ऑफ एलपीजी। हमारे घर में जो गैस जलता है, गैस हमारे पास होता है मीथेन, गैस में मीथेन इथेन जो भी हो, एलपीजी, इस एलपीजी को जब हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ जलेगा। एलपीजी था, ऑक्सीजन था, ये दोनों रिएक्टेंट हुआ। अब ये दोनों जब जलेगा तो ये CO2 बना देता है प्लस वाटर बनाता है। एलपीजी से क्या बन गया, CO2 बना और वाटर बना। तो केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एलपीजी जला, दो नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर दिया। तो कोई भी चेंजेस जहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो, ऐसे चेंजेस को क्या कहा जाता है बच्चा? कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, रिस्पिरेशन में हमारे बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये दोनों रिएक्टेंट हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद ये टूटेगा, ये बनेगा CO2 प्लस H2O और बहुत सारा इधर से एनर्जी देगा। तो इस वाले चेंजेस में क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन भी एक एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि इन अ प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ग्लूकोज इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके और ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो ऐसे हजारों एग्जांपल अपने आसपास में है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल बच्चा अपने आसपास से आप भी खोज सकते हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग आ गए नए स्लाइड में, ठीक है। अब यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
टॉपिक हम स्पेशली आप लोगों के लिए ही डाले हैं, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको पढ़े बिना 10th का केमिस्ट्री हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक का नाम है बेसिक थिंग्स यू शुड नो। 10th का केमिस्ट्री जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिक चीज़ें क्या है, तो सबसे पहले जानना होगा नेम ऑफ 30 एलिमेंट्स। शुरू के जो 30 एलिमेंट उसका नाम जानना है, फिर सारे का वैलेंसी निकालने सीखना है, कुछ आयंस के बारे में सीखेंगे, फिर केमिकल फॉर्मूला लिखने सीखेंगे, तब जाके हमारा जो केमिस्ट्री है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, क्या लिखा है कि नेम ऑफ 30 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स हम लिख दिए। यहाँ पे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एलिमेंट का नाम हुआ ये यहाँ पे जो नंबरिंग लिखा है उसका एटॉमिक नंबर है, और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे जो H है वो उसका सिंबल है। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन के बारे में बोलें तो ऑक्सीजन ये एटम का नाम है, ये उसका एटॉमिक नंबर है, और ये उसका सिंबल है। इसी तरह से आप लोगों को 30 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल याद रखना। तो 10 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं और 10 एलिमेंट इस स्लाइड पे है। तो कैल्शियम तक हमने आप लोगों के लिए कर दिया। ये कैल्शियम का सिंबल Ca और एटॉमिक नंबर है 20। तो ये 30 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, तभी केमिस्ट्री आपका आसान होगा, नहीं तो फॉर्मूला रटते रटते भूलते भूलते पूरा साल परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है बच्चा, अब देखें तो सबसे पहले जो हमको सीखना है वैलेंसी, एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी निकालने का जो थोड़ा बहुत तरीका वो हम आपको बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वैलेंसी निकालने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि कोई भी जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स बना है बहुत ही छोटे पार्टिकल से, जिसको कहा जाता है एटम। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है वो बना है एटम से। एक एटम है, इस एटम में लोअर क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्टिकल हैं, तो इसके पास एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन होता है, और एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो एटम्स में ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास चार्ज होता है, उसका नाम, उस चार्ज का जो नेचर है वो है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास जो चार्ज पाया जाता है वो है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ये पता चला हमको कि कोई भी एटम उसके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। अब ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स में रहता कैसे है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे पहले एटम का यहाँ पे एक सेंटर होता है, जिसको एटम का न्यूक्लियस बोला जाता है। इस सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता बहुत ही हाई स्पीड से। इस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल किसी भी एटम में अरेंज रहता है। अब इसी सब एटॉमिक पार्टिकल को हम लोग अच्छे से सीखते हैं। ये जो क्या है, ये सेल है, इसको बोला जाता है सेल। इसका दूसरा नाम ऑर्बिट भी है। ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस के बाद वाला सेल है, पहला वाला सेल, इसको बोला जाता है के सेल। इस वाले को बोला जाता है के सेल, इस वाले को बोला जाता है एल सेल। अगर और रहेगा तो उसको एम एल। जो सेल होता है, सेल को हम लोग एक इस तरह से नंबरिंग के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस सेल को के सेल, एल सेल,
एम सेल और एन सेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एटम का अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी निकालने के लिए सपोज कि मेरे पास यहाँ पे सोडियम कोई भी एटम है, कोई भी एटम बना लिए, सबसे पहले एटम का न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है। अब इसके पास यहाँ पे एक सेल होगा, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का नाम दे दिए के सेल। एक और सेल बना दिए, इसका नाम दे दिए एल सेल। ठीक है, अब ये जो सेल का जो इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी वो सबका अलग अलग होता है। जो के सेल है, के सेल के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो 2 ही रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के सेल को 2 ही इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि के सेल के पास उतना स्पेस है कि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बाकी सारे जो है इसको बोला जाता है डुएट रूल। मतलब अपने के सेल हमेशा अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, फिर बाकी जो एल है, एम है, एन है, ये सबको अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसको 8 इलेक्ट्रॉन देना, 8 इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे के सेल का हमको डुएट पूरा करना है, बाकी सब सेल का ऑक्टेट पूरा करना, यानी लास्ट वाले सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन ही देना है। ठीक है, इसी रूल को याद रखते हुए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सोडियम का। सोडियम का वैलेंसी कैसे निकलेगा, तो सपोज ये सोडियम एलिमेंट है, ये सोडियम एलिमेंट है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, वो होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और सिंबल अगर इसका बात करें तो सोडियम का सिंबल Na होता है। आप पीछे स्लाइड में भी जाके इसको देख सकते हैं। अब एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के बीच में बच्चा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एटॉमिक नंबर अगर 11 है, एटॉमिक नंबर है 11, तो सोडियम के एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर होगा 11 और प्रोटॉन्स का भी नंबर होगा 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अच्छे से कर देते हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो बाकी सारा अपने से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बना दिए न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से बैठा रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो न्यूक्लियस को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन्स की बारी। तो इलेक्ट्रॉन्स पिछले स्लाइड में बताए थे वो ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करता है। तो सबसे पहले एक ऑर्बिट बनाया, इस ऑर्बिट का नाम है के सेल या के ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, तो इसको दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बाकी बचा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो बाकी बचा इलेक्ट्रॉन अगले सेल में जाएगा। अगला सेल कौन आएगा, के बाद एल सेल आता है। तो एल सेल को अब हम लोग बनाते हैं। ये एल सेल है। अब एल एम एन जो भी सेल है उसका कैपेसिटी कितना भी रहे उसको हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन देते हैं। एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन देना, 8 से ज़्यादा नहीं देना। 2 इलेक्ट्रॉन बांट दिए, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट करके अब हमारे पास बचा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको देना है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। एक और इलेक्ट्रॉन बचा, कहाँ जाएगा, इसके पास अब ये 8 से ज़्यादा नहीं लेगा, तो अगले सेल में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सोडियम का उसके सेल्स में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट वाला जो सेल है, लास्ट वाला सेल कौन सा, अगर हम सेल का नाम लिखें यहाँ पे, ये के सेल है, ये एल सेल है और ये एम सेल है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एम सेल में गया है, तो एम सेल का एक स्पेशल नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे वैलेंस सेल, वैलेंस शेल।
ठीक है। अब लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का नाम हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां तक काम हो गया। अगर यहां तक काम कर लिया, वैलेंसी निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से 4 तक रहा, 1 से अगर 4 तक रहा तो यही हो जाएगा उस एटम का या एलिमेंट का वैलेंसी। तो सोडियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। एक और एलिमेंट का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सपोज कि एल्युमिनियम का देख लेते हैं। एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका सिंबल होता है Al। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना है उसके पास इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्युमिनियम इज 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू 13। अब सारे को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो सबसे पहले बनेगा न्यूक्लियस। यहाँ पे बना न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, जितने भी प्रोटॉन है वो सारे के सारे न्यूक्लियस पे चला गया। अब बचा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करता है। ऐसे ये पहला ऑर्बिट बना दिया K सेल। इस ऑर्बिट का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया। अब बाकी बचा इलेक्ट्रॉन अगले सेल में चला जाएगा। एक और बनाना होगा यहाँ पे। ये L सेल हुआ। L सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो 10 हुआ और 13 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ। तो एक और सेल हमको बनाना पड़ेगा, थर्ड सेल। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 एंड 3। अब लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन जाता है उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एल्युमिनियम के केस में बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो है 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 4 के बीच रहा है, 4 तक रहा, तो वही वैलेंसी हो जाता है। अगर एल्युमिनियम का वैलेंसी देखा जाए, एल्युमिनियम का वैलेंसी हो गया 3, ठीक है। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3। ये दोनों एलिमेंट को हम लोग सिंपल तरीके से भी करेंगे थोड़ा देर। अब एक दूसरा एलिमेंट देखते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, सपोज ऑक्सीजन। अब करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का करते हैं। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर 8। जब एटॉमिक नंबर 8 है तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होगा और प्रोटॉन भी 8 होगा। इसमें हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होगा 8। अब अगला काम है कि सारे को हमको करना डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बताए थे? सबसे पहले बनाना न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस डाल दिए, ठीक। इस न्यूक्लियस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज और सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस पे है। अब इसके चारों ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
अब बचा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा अगले वाले सेल में। वन, टू, 3, 4, 5 और ये 6। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन था तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले में 2, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन में देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, क्योंकि लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उस वाले इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब ये जो 6 है ये 4 से बड़ा है। अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, सोडियम का किए और एल्युमिनियम का किए, दोनों केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से छोटा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा आ गया है। अब इस केस में वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा हो जाए तो वैलेंसी निकालने का क्या तरीका है कि 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना। वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंसी निकालने का तरीका याद रखना। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा हो जाए, ऐसे केस में वैलेंसी कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूले को याद रखना, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमको ऑक्सीजन का वैलेंसी चाहिए, तो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। इस केस में वैलेंसी आ गया 2। दिस इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो एक और एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा आएगा। उस एलिमेंट का नाम है क्लोरीन। ये क्लोरीन है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे और प्रोटॉन भी 17। तो यहाँ पे लिख देते इलेक्ट्रॉन का नंबर है 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17। अब इसका करना हमको डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग सेल पे करना इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बना दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास तभी से बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से प्रेजेंट है। अब आएगा यहाँ पे पहला सेल। फर्स्ट सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी बचा इलेक्ट्रॉन चले जाए अगले सेल पे, तो एक और सेल बनाना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल में हम लोग डालते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पे? सेकेंड वाले सेल पे। तो अभी हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 के सेल में और 8 के बाद जो अगला वाला सेल है सेकेंड सेल उसमें। अब बचा 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोगों को फिर से करना पड़ेगा एक और सेल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे।
अब टोटल जो इलेक्ट्रॉन बचा वो बचा 7। कितना बचा? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना होगा लास्ट वाले को। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्लोरीन का। अब क्लोरीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आया 7। 7 इज ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा है तो ये वैलेंसी नहीं कहलाएगा उसका। अब यहाँ पे अगर वैलेंसी निकालना है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, दैट इज 1। ये हो गया वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो दो तरह का वैलेंसी हमारे पास आया, एक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 से कहाँ तक है? 4 तक है, तो वही उसका वैलेंसी हो गया। जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज किए, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ से वैलेंसी निकालना आसान हो गया। ठीक है, लेकिन जब बच्चा आपको वैलेंसी निकालना तो ये बार बार सर्कल बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेल का नाम लिख लेते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा हम लोग को सेल याद रखना। सपोज कि यहाँ पे एक सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। इधर दे देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इधर लिख देते हैं वैलेंसी। सपोज कि मेरे पास सोडियम एलिमेंट था। कौन सा एलिमेंट लिए? सोडियम। सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर इसका 11। जब एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले सेल में चला गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए वही हो जाएगा वैलेंस से इलेक्ट्रॉन। तो कितना वैलेंसी हो जाएगा? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है, तो वैलेंसी हो गया 1। सपोज कि हम ले लिए यहाँ पे कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, एटॉमिक नंबर होता है इसका 20। तो 20 के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके पास, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 बचा। तो एम में हम तो 10 दे नहीं सकते, सिर्फ 8 ही देंगे, बाकी बचा 2 चला गया लास्ट में। तो वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम ले लेते हैं। Mg इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 12 है। ये आपको याद करना पड़ेगा जो चार्ट हमने आपको दिया है। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा M सेल में। तो लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 हो जाएगा वैलेंसी। इसी तरह से एक और एलिमेंट लेते हैं, पोटासियम। पोटासियम का सिंबल होता है K, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 + 2 10, बचा 9। तो 8 यहाँ पे दे देंगे, बचा 1 चला जाएगा यहाँ पे, यही हो गया इसका वैलेंसी। तो इस तरह से हम लोग सारे एलिमेंट का वैलेंसी स्टूडेंट्स आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारे एलिमेंट का वैलेंसी आपको याद निकालने सीखना है। जब इसका आप एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे तो आपको बच्चा सारा याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बताएंगे आयंस क्या है। आयंस आर चार्ज स्पीसीज। आयंस आर चार्ज्ड आयंस जो है वो चार्ज स्पीसीज है। जैसे यहाँ पे एक लिखे हम सोडियम, ये लिखे Na लिखे तो Na का मतलब 2 चीज़ हो रहा है। ये सोडियम का एटम भी हो जाएगा और इसका मतलब सोडियम का एलिमेंट भी होता है। सोडियम एलिमेंट। लेकिन अगर आयन लिखेंगे, आयन क्या बताएं? चार्ज स्पीसीज। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें Na+, अब यहाँ पे जो प्लस साइन आ गया, चार्ज स्पीसीज, चार्ज आया कि नहीं आया? तो जैसे चार्ज आ जाएगा इसको बोलेंगे सोडियम आयन। सोडियम आयन। तो ये दोनों में यही फर्क है। अब ये जो आयन है, ये आयन अपने पास 2 तरह का आयन मिलेगा। आयन कितने तरीके होंगे? तो आयंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव आयन और एक को बोलते हैं नेगेटिव आयन। ठीक है, आयन कितने तरह के? 2 तरह के, पॉजिटिव आयन और
निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो है उसको कैटायंस कहा जाता है और निगेटिव आयन को एनायंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी मेटल है वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, जितने भी मेटल है जनरली अभी जो हमको याद रखना वो क्या बनाएंगे, वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, अब इस पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनता है आयन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयन है, आयंस में दो तरह के, एक पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जैसे सोडियम है, सोडियम बनाएगा पॉजिटिव आयन, इसको बोलते हैं Na+। इसी तरह से मैग्नीशियम है, ये बनाएगा Mg2+। पोटासियम है, ये बनाएगा K+। कैल्शियम है, ये बनाएगा C2+। तो ये सारे आयन हैं पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये सारे आयन मेटल से बना है। कुछ नेगेटिव आयन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। नेगेटिव आयन में सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन है तो ये 2- बनाएगा, फ्लोरीन है F- बनाएगा, क्लोरीन है Cl- बनाएगा। ये दो तरह का आयन आपको मिलेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, इसको याद नहीं रखना, अगर वैलेंसी निकालने का तरीका याद है तो हमको आयन आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये आयन बना कैसे, तो आयन बनता है दो तरीके से। ये पॉजिटिव आयन है, ये बनेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बनता है बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बनेगा बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरह का आयन दो तरीके से बनता है। पॉजिटिव आयन बनेगा बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव आयन बनता है बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आयन बनाने हम सिखा देते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए। जैसे सपोज कि यहाँ पे एक सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर अगर इसका 11 है तो इसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन और फिर से 1 इलेक्ट्रॉन। तो शुरू में बताए थे कि जो लास्ट ऑर्बिट है वो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट जो सोडियम का उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको 8 पुराना है या तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से, या अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटा देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 बचेगा। तो जैसे ये रिएक्शन में जाएगा, ये सोडियम जैसे रिएक्शन में जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा किसी को, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस एलिमेंट में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम के पास आ जाएगा प्लस। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो तरीका है इसके पास, या तो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, यहाँ 8 पूरा हो जाएगा, या इस 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। तो जैसे रिएक्शन में जाएगा ये Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी बगल वाले एलिमेंट को दे देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास 2 निगेटिव चार्ज कम होगा तो 2 पॉजिटिव बढ़ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ठीक है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 3। तो जब भी ये रिएक्शन में जाएगा एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज कर देगा और इसके पास 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव आयन बना, कैसे बना, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम निगेटिव आयन का बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास क्या तरीका है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी को, या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्शन में जैसे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा 2 यूनिट, तो ऑक्सीजन पे लग जाएगा यहाँ पे 2-। इसी तरह से अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोरीन अपना 8 पूरा करना चाहेगा, लास्ट ऑर्बिट पे 8 पूरा करना चाहता है। कोई भी एटम्स अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसके पास 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बना लेगा Cl, इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज लेके आएगा, इस तरह से माइनस चार्ज बढ़ गया। तो इस तरह से हमारे पास नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो नेगेटिव आयन बना बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बना बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आयंस हम लिखे, जितने भी आयंस लिखे यहाँ पे, जैसे लिखे Na+ या Mg
2 प्लस, है ना, या K प्लस, या O2 माइनस, O2 माइनस, या F माइनस। ये सारे जो आयन है, ये सारे आयन में सिंगल एटम्स है। ये सारे आयन क्या है? सिंगल एलिमेंट है। इसमें सिंगल एलिमेंट या सिंगल एटम है, सिंगल एटम है इसमें। तो जब भी सिंगल एटम वाले आयंस होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल आयन। दीज आर सिंपल आयन, ये सिंपल आयंस हैं, ठीक है। ये कैसे आयन है? सिंपल आयन। कैसे याद रखेगा? वैलेंसी। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1 था तो 1 प्लस चार्ज आ गया, है ना। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना था? 2 था तो 2 प्लस आ गया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज से ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक याद रख लिए। लेकिन एक और चीज़ हम लोग को याद रखना है, जो है पॉली एटॉमिक आयन। ये सारे आयन में एक ही एटम है। सोडियम का एक एटम, मैग्नीशियम का, या मैग्नीशियम का एलिमेंट है, ये पोटासियम का एलिमेंट है। लेकिन एक जो आयन होता है उसका नाम है पॉली एटॉमिक आयन, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक एटम होगा एक आयन में, उसको देख लेते हैं। ये जो है पॉली एटॉमिक आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये वाला चार्ट आपको याद रखना है। पॉली एटॉमिक आयन ऐसे आयन जिसके पास 2 या 2 से अधिक एटम्स होंगे, है ना। 2 और मोर देन 2 एटम्स। 2 या 2 से अधिक अगर एटम किसी आयन में रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन। अपने 10th क्लास के एनसीईआरटी में जितने भी पॉली एटॉमिक आयन का यूज है वो सारा हमने यहाँ पे चार्ट बना दिया। सबसे पहला आयन है अमोनियम। अब इस आयन को आपको रट जाना है। क्या करना? पूरा रट्टा लगा देना, रट्टा मार, रट्टा लगा देना पूरा। इस पॉली एटॉमिक चार्ट को आपको पूरे रट जाना। जैसे अमोनियम है, अमोनियम का क्या होता है? NH4 प्लस, ये इसका चार्ज हो गया NH4 प्लस। इसी तरह से एक आयन है हाइड्रो ऑक्साइड आयन, इसका फॉर्मूला क्या है? OH माइनस। इसी तरह से कार्बोनेट का है CO3 2 माइनस, सल्फेट का है SO4 2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट का है HCO3 2 माइनस। इस तरह से पूरे चार्ट को आपको याद होना चाहिए, पूरे चार्ट को याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से लिख के पूरा याद कर लेना। इसी तरह लास्ट में क्लोराइड, इसका यूज तो अपनी किताब में ज़्यादा नहीं है। ये सारा आयन जब याद हो जाएगा तभी हम केमिकल फॉर्मूला किसी चीज़ का बना सकेंगे। जब ये चार्ट आपको याद हो जाएगा, केमिस्ट्री का आधा काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट याद होने के बाद अब आपको सिखाएंगे केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अगर आप पिछले चीज़ों को अच्छे से सीख चुके हैं, अब वो सारे चीज़ का यूज यहाँ पे हम करेंगे केमिकल कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। जैसे अब सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे एक सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, इसका सिंबल लिखेंगे Na प्लस। इसका रिएक्शन सपोज कि हम करा दिए ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता O, लेकिन अभी याद रखना कि ऑक्सीजन को हमेशा 2 के फॉर्म में लिखना, O2 लिख देना, इस तरह से लिखना। अब यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा? कंपाउंड। अब आपको यही सीखना कि कंपाउंड हम कैसे बनाते। तो सबसे पहला जो काम करेंगे वो वैलेंसी निकालना सबका। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर देखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कितना होता है? 11, सही पकड़ा आपने। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, यही इसका वैलेंसी हो जाएगा। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो जो भी एलिमेंट रिएक्शन में जाएगा उस एलिमेंट का आपको नीचे वैलेंसी लिख देना। वैलेंसी लिखने के बाद क्या करना? वैलेंसी को ऐसे क्रॉस कराना, वैलेंसी को करा देना क्रॉस। अब लिखेंगे यहाँ पे सोडियम का सिंबल Na है। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी चला जाएगा सोडियम के पास, लेकिन यहाँ पे छोटा सा लिखेंगे यहाँ पे नीचे Na2, और फिर लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चला जाएगा सोडियम का वैलेंसी 1, लेकिन इस 1 को लिखो या ना लिखो ये फर्क नहीं पड़ता। ये बना सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से एक और कंपाउंड हम लिखते हैं। सपोज कि यहाँ पे एक एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, एल्युमिनियम इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। तो अब केमिकल फॉर्मूला हमको बनाना, ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। सोडियम ऑक्साइड का ये केमिकल फॉर्मूला है। ये बनाने का रूल आपको हम बता रहे हैं।
एल्युमिनियम है, सबसे पहले नीचे लिखा होगा वैलेंसी। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13। तो पहले वाले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट पे चले जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। यही इसका हो जाएगा वैलेंसी। और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। अब तुमको कराना वैलेंसी को क्रॉस, ये वाला वैलेंसी यहाँ चला जाएगा और ये वाला वैलेंसी यहाँ आ जाएगा। अगर इसको अब लिखेंगे अच्छे से, क्या लिखेंगे? Al, ये वाला वैलेंसी 2 चला जाएगा इसके नीचे, और फिर लिखेंगे ऑक्सीजन को और 3 चला जाएगा यहाँ पे, Al2O3। इस तरह से हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ये बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एक और लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 होगा, तो पहले में 2, दूसरे में 8 + 2 10 और लास्ट में चला जाएगा 2। ये 2 इसका वैलेंसी हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। अब दोनों वैलेंसी सेम है तो दोनों को क्या करना? काट देना, इसका भी 1, इसका भी 1। अब डायरेक्ट लिख देंगे MgO, और 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूले 1 का यूज नहीं करते। इस तरह से बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल आयन का यूज करके केमिकल फॉर्मूला लिखे। लेकिन जो पॉली एटॉमिक आयन बताएं उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अब यूज करते हैं पॉली एटॉमिक आयंस का कैसे लिखते हैं। पॉली एटॉमिक आयन का यूज करेंगे। सपोज कि मेरे पास एक आयन है सल्फेट, एक आयन है सल्फेट। सल्फेट आयन है बच्चा, आप अपना कॉपी पलटिए और सल्फेट का फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला। सल्फेट का फॉर्मूला है SO4 2-। अब ये निगेटिव आयन है, सल्फेट कैसा आयन है? निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन का रिएक्शन हमेशा मेटल से ही होगा, नॉन मेटल से नहीं होगा। इस सल्फेट का रिएक्शन हम कराते हैं एल्युमिनियम के साथ। सपोज कि इसका रिएक्शन करा दिया एल्युमिनियम के साथ, Al प्लस इधर है SO4 2-। ठीक है, अब हमको बनाना फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला बनेगा? तो वैलेंसी याद कर लेते हैं। थोड़ा देर पहले एल्युमिनियम का वैलेंसी निकाले थे, एल्युमिनियम का वैलेंसी आया था 3। वैलेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या ऐसे अगर आयन बनाएंगे तो 3+ बनाता एल्युमिनियम, पिछले स्लाइड में बता के दिए थे। और सल्फेट जो चार्ज है यही वैलेंसी का काम करेगा। चार्ज पता है तो वैलेंसी पता। अब फॉर्मूला लिखना है, लगा दो यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये जाएगा, ये लिखे Al और Al के नीचे कौन सा नंबर आएगा? तो नंबर आ जाएगा 2। अब फिर आया सल्फेट को लिखना है, SO4 लिख दिए। अब SO4 में अकेला नहीं है, 2 एटम गया उसमें, सल्फेट भी है और सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ये वाला वैलेंसी जब क्रॉस होगा तो सल्फर पे भी जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके तब लिखेंगे 3। इसको क्या पढ़ना है? Al2SO4 दैट इज एल्युमिनियम सल्फेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का रिएक्शन करा देते हैं हम लोग सोडियम के साथ, Na और यहां पे दे दिए सल्फेट SO4 2-। SO4 2-। कैसे रिएक्शन कराएंगे? तो सोडियम में सोडियम का वैलेंसी 1, या तो वैलेंसी याद रख लो या चार्ज याद रख लो +1, है ना। सल्फेट है, सल्फेट का चार्ज -2, बस चार्ज को क्रॉस करा देना या तो वैलेंसी को क्रॉस करा देना। ये वाला वैलेंसी इसके पास और ये वाला वैलेंसी इसके पास, बनेगा क्या? ये यहां पे लिखेंगे Na के पास क्या आएगा? 2, Na2। अब लिखेंगे सल्फेट SO4। अब इस पे लिखना है 1, तो 1 को नहीं लिखते, ये बन गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, कोई और पॉलीएटॉमिक आयन ले लेते हैं। एक पॉलीएटॉमिक आयन लिखा थे कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन था ये? कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो जो वैलेंसी का चार्ट दिए हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के चार्ट को पूरा याद रखना। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का हमको फॉर्मूला याद है, ये क्या है? CO3 2-। इस तरह से सपोज करते इसका रिएक्शन हम करा दिए किसके साथ?
और पोटासियम के साथ, पोटासियम का सिंबल के, और रिएक्शन करा देते हैं कार्बोनेट के साथ CO3 कंपाउंड कैसे बनेगा? तो कंपाउंड बनता है वैलेंसी को क्रॉस करा के। पोटासियम का वैलेंसी 1 होता है, चार्ज भी 1 होता, बता दिए थे। या तो वैलेंसी लेके बनाना या चार्ज लेके बनाना। पोटासियम का चार्ज 1, तो इसके नीचे वैलेंसी 1 लिख दिए, इसका वैलेंसी 2 लिख दिए। अब फॉर्मूला बनाना है तो क्रॉस करेंगे, ये के पास चला जाएगा K2 और कार्बोनेट का लिखेंगे CO3। जब फॉर्मूला लिखते हैं तो चार्ज खत्म हो जाता है, फॉर्मूला लिखने पे चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसका कराते हैं कैल्शियम के साथ, Ca+, कार्बोनेट का होता है CO3 हम लोगों को फिर से फॉर्मूला बनाना। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, वैलेंसी निकालेंगे तो इसका वैलेंसी 2 होता है, तो या तो +2 लिख लेते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे वैलेंसी लिख लेते हैं। इसका अगर वैलेंसी लिखे, इसका चार्ज को यहाँ बैठा देते हैं। दोनों में सेम चार्ज आया, तो सेम चार्ज जब भी आएगा दोनों को क्या करना, सिंपल रेशियो लेना। कट के 1 आ जाएगा, तो 1 आता है तो उसको नहीं लिखते हैं, ये बन जाएगा CaCO3 जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना, केमिकल फॉर्मूला लिखने बहुत अच्छे से सीखना, तभी 10th का केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। आप फॉर्मूला देखेंगे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और जैसे मान लेते हैं हाइड्रोक्साइड ले लिए, क्या ले लिए, एक कुछ कंपाउंड हाइड्रोक्साइड के साथ बना लेते हैं। ये हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है OH-। सिंपल सा रूल, बार बार हम बता रहे हैं आपको, पॉली एटॉमिक आयंस का फॉर्मूला और उसका चार्ज याद रखना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला लिख पाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला लिखने का कोई और तरीका भी मेरे पास नहीं है। अब यहाँ से हम बना लिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, कैल्शियम का रिएक्शन करा दिए OH के साथ, OH का फॉर्मूला OH-। अब वैलेंसी पता करना है, कैल्शियम का वैलेंसी थोड़ा देर पहले बताए थे 2 होता है, और जो चार्ज होता है आयंस का उसी का वैलेंसी यूज करते हैं, चार्ज -1 है तो ये वैलेंसी हो जाएगा। अब फॉर्मूला बनाना है, इसको कराएंगे क्रॉस, यहाँ पे लिखेंगे Ca, वैलेंसी 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा, इसको नहीं लिखना। अब लिखना इधर OH को, CaOH। अब कैल्शियम का वैलेंसी चले जाएगा OH के पास। अब OH में 2 एटम है तो पूरे में लगाना वैलेंसी को, ऐसे। इसको पढ़ेंगे CaOH2, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ, कोई भी दूसरा एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। एल्युमिनियम ले लिए, अगर यहाँ पे एक एल्युमिनियम एलिमेंट लिए, एल्युमिनियम का कंपाउंड बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे प्लस देके, ऐसे प्लस देना या देना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड को लिख दिए। तभी से बता रहे हैं कि फॉर्मूला अगर बनाना है तो हमको चार्ज याद रखना पड़ेगा, चार्ज या वैलेंसी, ठीक है। अब ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3, थोड़ा बहुत देर से बता रहे हैं। जो चार्ज है उसी का यूज हम लोग वैलेंसी के लिए कर सकते हैं, इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। इसी तरह हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी हो जाएगा 1। अब इसका और कंपाउंड बनाना है तो क्रॉस कराएंगे इसको क्रॉस, ये इसके पास जाएगा और ये वाला वैलेंसी एल्युमिनियम के पास आएगा। अब अगर कंपाउंड बनाना है, ये बनेगा Al, Al के पास आएगा 1, इस 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर लिखना है OH को, OH को लिखे। अब OH में 2 एटम है, 2 एटम जैसे है, वैलेंसी क्रॉस करेंगे 3, तो 3 यहाँ चला जाएगा। ये बना, इसको पढ़ेंगे AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारा तरीका यूज करके हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। बार बार बता रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कमजोर है, इससे आप इसको मजबूत कर सकते हैं। अब जब फॉर्मूला लिखने सीख गए, अब हम लोग अपने फिर से आते हैं अपने चैप्टर पे, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर पे आते हैं। तो फिर से हम आपको लेके चलते हैं केमिकल रिएक्शन पे। क्या पढ़े थे केमिकल रिएक्शन?
कि कोई भी प्रोसेस जहाँ पे सब्सटेंसेस केमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं और नए नए सब्सटेंसेस बनाते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन को जला दिए, ये मैग्नीशियम का रिबन था, इस मैग्नीशियम रिबन को जब जलाए थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2, ठीक है, ये बना दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के लिए लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2, दोनों कट के होंगे, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में भाग लिया है इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो बना दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है जो रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स का कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट में। यहां से सिंपल एक लाइन ये कह सकते हैं हम कि चेंजिंग ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में बदल जाना, यही है केमिकल रिएक्शन। चेंजिंग ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन हो रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहा है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ, हमको पता कैसे चलेगा? हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन को पता करने के लिए हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करना पड़ता है, उसी से हम पता करते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखते हैं ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हमको नोट करने को मिलता, देखने को मिलता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन हो सकता होगा तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कहीं पे टेम्परेचर घट जाएगा या टेम्परेचर बढ़ सकता है जब दो सब्सटेंस को मिला है। कभी कभी चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। और चेंज इन स्टेट, कभी कभी सॉलिड स्टेट से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है। ठीक है, और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये नया चीज है आपके लिए, ये समझाएंगे आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। या तो एक कैरेक्टर दिखेगा, किसी में दो कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, किसी में सब दिखेगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम लोग बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो हर एक एग्जांपल लेते जहां पे आपको हम दिखाएंगे कहीं पे हीट चेंज हो रहा है, कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे जब भी अब ये चैप्टर कंप्लीट अगर होगा, जब हम लोग सारे टाइप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये सारे कंडीशन आपको मिल जाएंगे पूरे चैप्टर में। एक देख लेते हैं एग्जांपल लेके, एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कोई एसिड है, HCl एक एसिड है, HCl एसिड है। ठीक है, अगर इस एसिड में हम लोग कोई मेटल डाल देंगे, क्या डाल देंगे? सपोज कि इस एसिड में हम लोग डाल दिया जिंक मेटल। जैसे जिंक मेटल डालेंगे, ठीक है, तो एसिड के बीकर में से गैस निकलता है। क्या निकलता? गैस। आपको गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कैसे बना वो आपको धीरे धीरे हम समझा देंगे, लेकिन सिर्फ अभी एग्जांपल दे रहा है आपको। ये बनेगा ZnCl2 प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस ऐसे निकल जाएगा। तो इस वाले रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल बच्चों ने पढ़े होंगे कि हमारे बीकर में कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, ये ब्लू कलर का होता है, इसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का होता है। इस कॉपर सल्फेट के बीकर पे अगर हम लोग आयरन का एक नेल डाल देते हैं, एक कॉपर सल्फेट का कलर धीरे 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 कलर हो जाता है ग्रीन। कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो
तो इसका कलर धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है। ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर सल्फेट सब यहाँ पे बन गया आयरन सल्फेट, FeSO4 बन जाता है और कॉपर यहाँ पे नीचे जाके बैठ जाता है। तो इस वाले रिएक्शन में क्या एग्जांपल है? चेंज इन कलर। ब्लू से क्या हुआ? ब्लू से कलर ग्रीन हुआ, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पे कैसे पता चला हमको रिएक्शन हुआ? तो यहां पे गैस निकल गया। ठीक है, इस वाले में कैसे पता चला रिएक्शन हुआ? तो कलर पहले ब्लू था, कलर ब्लू से ग्रीन हो गया। यहां क्या पता चला? कि चेंज इन कलर। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। तो ये सारे क्या थे? हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे जो लेक्चर नंबर 2 होगा वो हम लोग फिर यहाँ से आगे कंप्लीट करेंगे। सारे लेक्चर को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और नोट्स को बार बार रिवाइज करें और जो भी डाउट्स आए उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे जरूर पूछा करें। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।